नमस्कार। आज तारीख है 8 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम 3 अलग-अलग मुद्दों को बारीकी से समझेंगे। सही कहा। पहला मुद्दा होगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट, जो हमारे आसपास के मौसम और जंगल की सच्चाई दिखाती है। हाँ, ये रिपोर्ट बहुत अहम है। उसके बाद हम चलेंगे सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां समुद्र में बढ़ते तनाव के कारण भारत की रसोई गैस और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। और आखिर में बात करेंगे भारत और कनाडा के बीच हुए $2.6 बिलियन के नए यूरेनियम डील की, जो हमारे देश के न्यूक्लियर भविष्य की दिशा तय करेगा। तो चलिए इस कड़ी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CSE की नई रिपोर्ट की। मुझे याद आ रहा है कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि एक्सट्रीम वेदर यानी मौसम का बहुत खतरनाक रूप, जैसे अचानक बाढ़ आना या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, अब आम बात हो गई है। हाँ, पर इस रिपोर्ट का डेटा सच में दिमाग घुमाने वाला है। वही तो रिपोर्ट कहती है कि 2025 में साल के 99% दिनों में देश के किसी न किसी हिस्से में एक्सट्रीम वेदर देखा गया। इसका मतलब समझ रही है, साल में सिर्फ 3 या 4 दिन ही नॉर्मल थे। बाप रे, ये तो सच में डरावना है। और इसकी वजह से लगभग 4,419 लोगों की जान गई और करीब 17.5 मिलियन हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। 17.5 मिलियन हेक्टेयर? हाँ, अगर पिछले सालों से तुलना करें तो 2024 में फसल का नुकसान सिर्फ 3.6 मिलियन हेक्टेयर के आसपास था। यानी नुकसान का स्केल अचानक से 5 गुना बढ़ गया है। और जहां तक राज्यों की बात है, हिमाचल प्रदेश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, पूरे 267 दिनों के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम अब हमारे खिलाफ एक युद्ध लड़ रहा है। एकदम सही। और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की किसी दूर की तस्वीर का हिस्सा नहीं रहा। ये अभी इसी वक्त हमारी नदियों और शहरों को बदल रहा है। CSE रिपोर्ट एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है कि अगर अभी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आज की ये आपदाएं कल का नॉर्मल बन जाएंगी। यहाँ हमें अपना सोचने का तरीका बदलना होगा। मतलब अब तक हमारी आदत क्या रही है? पोस्ट डिजास्टर रिलीफ, यानी जब आपदा आ जाए तब राहत बांटना। लेकिन अब समय है प्री डिजास्टर रेजिलियंस का। अच्छा, यानी आपदा आने से पहले तैयारी करना। बिल्कुल, अपने ढांचों को इतना मजबूत बनाना कि नुकसान कम से कम हो। हमें नदियों को उनके फ्लड प्लेन से वापस जोड़ना होगा, वेटलैंड्स को पुनर्जीवित करना होगा और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पर काम करना होगा। रास्ते और पुल अब पुराने हिसाब से नहीं बल्कि इस नए गुस्से वाले मौसम के हिसाब से डिजाइन करने होंगे। ये रेजिलियंस वाला पॉइंट बहुत सटीक है, पर इस रिपोर्ट में एक और चीज ने मेरा ध्यान खींचा, जो खेती या मौसम से नहीं बल्कि जंगल और वन्य जीवों से जुड़ी है। आप बाघों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बाघों यानी टाइगर्स के व्यवहार में एक बड़ा अजीब और डरावना बदलाव देखा जा रहा है। डेटा के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच बाघों के हमले में 43 लोगों की जान गई है। ये नंबर्स आमतौर से काफी ज्यादा हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 4 मामलों में तो इंसानों को बाघों द्वारा खाया भी गया। ह्यूमन ईटिंग के ऐसे मामले आमतौर पर सुनने को नहीं मिलते। आखिर जंगल के अंदर अचानक ऐसा क्या बदल गया कि बाघ इतने आक्रामक हो गए? अगर हम इसको थोड़ा और साइंटिफिकली समझें तो विशेषज्ञ मानते हैं कि बाघ पैदाइशी आदमखोर या ह्यूमन ईटर्स नहीं होते। वो इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। तो फिर अचानक हमले क्यों? जब वे बूढ़े हो जाते हैं, घायल होते हैं या फिर उनका प्राकृतिक शिकार नहीं मिलता, तभी वे ऐसे बदलाव दिखाते हैं। पर यहाँ असली समस्या भूख नहीं बल्कि जगह की कमी है। जगह की कमी? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेन की कल्पना कीजिए। जब ट्रेन पहले से ही खचाखच भरी हुई है, एकदम सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुकी है, तो नए लोग कहाँ जाएंगे? वो प्लेटफॉर्म पर ही रहेंगे या बाहर की तरफ लटकेंगे? एग्जैक्टली, बाघों के साथ भी यही हो रहा है। देश के 20 राज्यों में 40% टाइगर टेरिटरी अब लगभग 60 मिलियन इंसानों के रिहायशी इलाकों के साथ जुड़ चुकी है या ओवरलैप कर गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा ओवरलैप है ना? रिजर्व एरियाज के अंदर बाघों की आबादी अब फुल हो चुकी है। तो जो नए या कमजोर बाघ हैं, उन्हें जंगल से बाहर आबादी वाले इलाकों में आने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये सीधा सीधा ओवरक्राउडिंग और हैबिटेट लॉस का नतीजा है। बाप रे, ये लोकल ट्रेन वाला उदाहरण तो सच में इस पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देता है।
जब जगह ही नहीं बचेगी तो टकराव तो होगा ही। बिल्कुल। वैसे पर्यावरण की इस चर्चा में एक और खुलासा है जो मुझे लगता है हर उस इंसान को जानना चाहिए जो सांस लेता है। वायु प्रदूषण। हम हमेशा अपने फोन में AQI चेक करते हैं, पर रिपोर्ट कहती है कि प्रदूषण मापने का हमारा तरीका ही आधा अधूरा है। वो कैसे? देश की सिर्फ 15% आबादी, यानी लगभग 200 मिलियन लोग एयर क्वालिटी मॉनिटर के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। इसका मतलब बाकी 85% आबादी एक ऐसी हवा में सांस ले रही है जिसका कोई मेजरमेंट, कोई हिसाब ही नहीं है। ये मॉनिटर सिर्फ बड़े शहरों और राजधानियों तक सीमित हैं। हाँ, और इसी चीज को रिपोर्ट में स्ट्रक्चरल गैप यानी ढांचागत खामी कहा गया है। पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल इलाके और छोटे जिले इस मॉनिटरिंग ग्रिड से पूरी तरह बाहर हैं। सही कहा। हमारे पास एक ऐसी तस्वीर बन रही है जिसमें कुछ गिने चुने जोन्स में तो लगातार डेटा आ रहा है, पर देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैप पर बिल्कुल खाली पड़ा है। बिना सही डेटा और मेजरमेंट के कोई भी देश प्रदूषण से लड़ने की ठोस नीतियां कैसे बना सकता है? वही ना, अगर पता ही नहीं है कि बीमारी कहाँ है तो इलाज कैसे होगा? एकदम सही सवाल है। और जब हम अपने देश के अंदर इस तरह के पर्यावरण और ऊर्जा ढांचों की चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं, तो उसका असर तब और बड़ा हो जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय रास्तों पर रुकावट आती है। यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे देश की ऊर्जा सुरक्षा बाहर हो रही घटनाओं पर निर्भर करती है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, जरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मुद्दे को ही देख लीजिए। ये समुद्र का एक ऐसा रास्ता है जो अपने सबसे नैरो पॉइंट पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, यानी किसी बड़े शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे जितनी दूरी। बहुत ही छोटा रास्ता है। लेकिन 28 फरवरी को US, इजराइल और ईरान के बीच हुए हमलों के बाद यहाँ आवाजाही 95% तक गिर चुकी है। सोचने वाली बात यह है कि इस छोटे से रास्ते से दुनिया का 20% और भारत का 40% तेल गुजरता है। इस छोटे से रास्ते की आर्थिक अहमियत सच में बहुत विशाल है। इस वक्त उस क्षेत्र में तकरीबन 600 जहाज फंसे हुए हैं। 600 जहाज? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से तो समुद्र सबका है, कोई इस रास्ते को बंद नहीं कर सकता। लेकिन जब सुरक्षा नहीं होती तब आर्थिक डर सबसे बड़ा कानून बन जाता है। शिपिंग कंपनीज डर गई हैं। जाहिर सी बात है। इस खतरे के कारण उन जहाज़ों का इंश्योरेंस प्रीमियम 10 से 15 गुना बढ़ गया है। इसे ऐसे समझें कि एक हफ्ते के सफर का इंश्योरेंस अब उतना ही हो गया है जितना आम दिनों में पूरे साल का हुआ करता था। बाप रे। और क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अगर कोई ये सोचे कि चलो दूसरा रास्ता से चले जाते हैं, जैसे रेड सी यानी बाब अल मंडाब स्ट्रेट, तो वो भी हुथी हमलों के कारण सुरक्षित नहीं है। वहां भी आवाजाही पहले ही आधी से कम रह गई है। मैं यही सोच रहा था कि इसका आम जिंदगियों पर क्या असर पड़ेगा। भारत के लिए तो इसका प्रभाव बहुत बड़ा होने वाला है। काफी बड़ा। कतर, जो कि उसी रास्ते पर पड़ता है, उसने अपना LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रोक दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत अपनी आधी नेचुरल गैस की जरूरत कतार से आने वाले LNG से ही पूरी करता है। और इस गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने में जाता है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी चिंता हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाली LPG कुकिंग गैस की है। हमारी कुकिंग गैस का लगभग 60% आयात वहीं से होता है। अगर ये रास्ता लंबा ब्लॉक हुआ तो महंगाई का कैसा तूफान आएगा, ये सोचना भी डरावना है। इस स्थिति को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने हमेशा एक प्रेशर पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया है। 1980s के दशक में जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था, तब भी इस रास्ते पर आवाजाही खतरे में थी। उस वक्त हमने क्या किया था? उस दौरान भारत ने बहुत ही चतुराई से काम लिया था। अपनी न्यूट्रलिटी यानी किसी एक पक्ष की तरफ न झुकने की नीति का फायदा उठाते हुए भारत ने अपने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI के जहाज़ों पर सफेद रंग से बड़ा बड़ा इंडिया लिखवाया था। अच्छा, ताकि दूर से दिख जाए। हाँ, इससे उन्हें दूर से पहचाना जा सकता था और उन पर हमले नहीं होते थे, क्योंकि दोनों ही देशों से हमारे अच्छे संबंध थे। पर आज माहौल थोड़ा अलग है। अमेरिका अब वहां जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर रहा है। तो इस नए माहौल में हम क्या कर रहे हैं? मैंने पढ़ा था कि हमने रूसी तेल यानी रशियन क्रूड ऑयल खरीदना बढ़ा दिया था ताकि इस महंगाई से बचाया जा सके। हाँ, भारत ने इस महंगे तेल और इंश्योरेंस से बचने के लिए रशियन क्रूड की खरीदारी की तरफ रुख किया जरूर, जिसके लिए अमेरिका ने 30 दिन की छूट भी दे दी है। लेकिन डिमांड अचानक इतनी बढ़ गई है कि अब भारत में रूस का यूरल्स ऑयल, जो कभी सस्ता विकल्प माना जाता था, वो अब ब्रेंट ऑयल से भी महंगा बिक रहा है। ये तो उल्टा असर हो गया। वही तो। ब्रेंट क्रूड की कीमत हालांकि $90 से नीचे है, लेकिन अगर ग्लोबल क्रूड क्राइसिस में आगे उछाल आता है तो इसका सीधा दबाव भारत में पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ये तो सच में एक उलझन वाली स्थिति है।
एक तरफ मौसम हमारे खेती के ढांचों को तोड़ रहा है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय तनाव हमारे तेल और गैस के रस्तों को बंद कर रहा है, तो जाहिर है हमें किसी दूसरे ठोस लंबे समय के विकल्प पर ध्यान देना ही पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि हम अपने तीसरे और सबसे अहम विषय पर आते हैं। बिल्कुल। भारत और कनाडा के बीच हुआ $2.6 बिलियन का यूरेनियम डील और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऊर्जा संकट से बचने के लिए भारत ने 2 मार्च को कनाडा की कंपनी केमिको के साथ एक बड़ा समझौता किया है। 2027 से 2035 के बीच 10,000 टन यूरेनियम वहां से आएगा। पर एक सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा वो ये है कि जब भारत के पास अपना घरेलू यूरेनियम पहले से है, जैसे झारखंड और आंध्र प्रदेश में, जहां करीब 4 लाख टन ओर के रिजर्व्स हैं, तो हम कनाडा को इतना बड़ा अमाउंट क्यों दे रहे हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इसका जवाब मात्रा में नहीं बल्कि क्वालिटी यानी गुणवत्ता में छुपा है। गुणवत्ता? हाँ, भारत के पास जो अपना यूरेनियम है वो लो ग्रेड है। उसमें यूरेनियम की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ 0.02 से 0.45% के आसपास होती है। इसे निकालना और प्रोसेस करना बहुत महंगा पड़ता है। और कनाडा का यूरेनियम कैसा है? इसके मुकाबले कनाडा का जो ओर है वो हमारे यूरेनियम से 10 से 100 गुना ज्यादा रिच है, यानी थोड़ी सी मिट्टी से ही बहुत सारा यूरेनियम निकल आता है। इसलिए उनका यूरेनियम निकालना और इस्तेमाल करना इकोनॉमिकली बहुत बेहतर और सस्ता विकल्प बन जाता है। अच्छा, अब समझ आया। यानी आम कचरे के ढेर में से सोना ढूंढने जैसा काम यहाँ हो रहा था, जबकि वहाँ सीधे सोने की खान मिल रही है। सही पकड़ा आपने। पर मैं ये भी सोच रहा था कि न्यूक्लियर मटेरियल का लेन देन इतना आसान तो नहीं होता ना। इसके अंतर्राष्ट्रीय नियम तो बहुत सख्त होते हैं। ये डील आखिर संभव कैसे हुई? इस डील के पीछे का असूल 2010 के इंडिया कनाडा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर टिका है। पर वो भी कैसे हुआ? इसके लिए हमें 2008 में जाना होगा, जब न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG ने भारत को एक क्लीन वेवर दिया था। क्लीन वेवर? इससे एक VIP पास की तरह समझिए। आमतौर पर दुनिया में किसी भी देश को अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से न्यूक्लियर मटेरियल खरीदना है तो उसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, जो हमने नहीं किए हैं। एग्जैक्टली। पर भारत ने इस पर साइन नहीं किया था। फिर भी इस VIP पास की वजह से भारत बिना उस ग्लोबल ट्रीटी के ही न्यूक्लियर ट्रेड का हिस्सा बन पाया। लेकिन इस पास के साथ एक शर्त होती है। वो शर्त क्या है? बाहर से मंगवाया गया यूरेनियम, जैसे इस डील में कनाडा से आने वाला यूरेनियम, केवल सिविलियन कामों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी सिर्फ बिजली बनाने के लिए। हम इसका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पसेस के लिए नहीं कर सकते। ओहो, तो इसका मतलब हमारे अपने देशी यूरेनियम का असली फायदा मिलिट्री साइड में होता है? बिल्कुल सही। जब हम अपनी बिजली की जरूरत कनाडा या बाहर के यूरेनियम से पूरी कर लेते हैं, तो हमारा अपना घरेलू यूरेनियम मिलिट्री कामों के लिए बचा रह जाता है, चाहे वो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स हों या फिर INS अरिहंत क्लास जैसी न्यूक्लियर सबमरीन्स। उनके लिए हमें कानूनन सिर्फ डोमेस्टिक यूरेनियम पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी लगती है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो भारत में इस वक्त 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी लगभग 9 गीगावाट के आसपास है। ये देश की टोटल इलेक्ट्रिसिटी का करीब 3% हिस्सा है। पर सरकार का आगे का प्लान बहुत बड़ा है। सही कहा। उनका लक्ष्य है कि 2047 तक इस न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक ले जाया जाए। और इसके लिए हाल ही में बजट में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैंने सुना है कि इन्हें आसानी से कहीं भी सेटअप किया जा सकता है और ये 3 से 5% एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये काफी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है। पर इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमारा आगे का रास्ता कैसा दिखता है? इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें होमी जे भाभा के देखे गए 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा आसान भाषा में समझना होगा। भारत अभी स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ बढ़ रहा है। स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में हम नॉर्मल रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं जो नेचुरल यूरेनियम से बिजली बनाते हैं। लेकिन असली मैजिक शुरू होता है स्टेज 2 में, जहां फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स आते हैं। वेट, ये ब्रीडर शब्द का क्या मतलब है? क्या ये फ्यूल बनाते हैं? हाँ, इसे एक मैजिकल अवन यानी जादुई तंदूर की तरह समझिए। एक ऐसा तंदूर जिसमें आप लकड़ी डालो, उस पर रोटी सेको और जब रोटी बाहर आए तो तंदूर में लकड़ी पहले से ज्यादा हो जाए। क्या बात कर रही हैं? ऐसा सच में होता है? बिल्कुल। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जितना न्यूक्लियर फ्यूल खर्च करते हैं रिएक्शन के दौरान, उससे ज्यादा फ्यूल पैदा कर देते हैं। ये यूरेनियम
238 और प्लूटोनियम 239 का फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। ये तो सच में जादू है। लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत थोड़ी निराशाजनक है। कलपक्कम में जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन रहा है, उसका काम बहुत पीछे चल रहा है। क्यों? क्या हुआ वहाँ? ये प्रोजेक्ट 2000 के दशक की शुरुआत में अप्रूव हुआ था, लगभग 3,492 करोड़ रुपए के बजट के साथ, और वो लागत अब बढ़कर लगभग डबल हो चुकी है। और उसके बाद आएगा स्टेज 3, जिसमें हम थोरियम का इस्तेमाल करेंगे। कि दुनिया की 20 से 25% थोरियम रिजर्व्स भारत में ही है। ये तो हमारे लिए सच में गेम चेंजर हो सकता है। गेम चेंजर जरूर है, पर समय देखिए। पिछले अनुमानों के अनुसार कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जब शुरू होंगे, उसके 3 से 4 दशक बाद ही थोरियम का नंबर आएगा। यानी बहुत वक्त है अभी। हाँ, अगर इस तंदूर को चलने में ही इतना वक्त लग रहा है, तो थोरियम से बिजली बनाने का वो खूबसूरत सपना अब 2060 के दशक या शायद उसके भी बाद तक खिसक गया लगता है। यही वजह है कि हमें तुरंत ऊर्जा के लिए कनाडा जैसे देशों के साथ डील करनी पड़ रही है। रोकर देखें तो तस्वीर कितनी साफ और आपस में जुड़ी हुई दिखती है। एक तरफ सीएसी की रिपोर्ट बता रही है कि हमारा मौसम एक्सट्रीम होता जा रहा है, फसलें तबाह हो रही हैं, जो इस बात का इशारा है कि अब कोयला और तेल जैसे फॉसिल फ्यूल्स को छोड़कर साफ ऊर्जा अपनानी पड़ेगी। सही बात है। और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव दिखाता है कि कैसे तेल और गैस के रास्ते किसी भी पल बंद हो सकते हैं, जिससे देश में खाद और गैस की भारी महंगाई आ सकती है। और तीसरी तरफ इन सब का जो सबसे बेहतर हल है, साफ और सुरक्षित न्यूक्लियर ऊर्जा, उसका अपना ढांचा इतनी धीमी रफ्तार से चल रहा है कि हमें मजबूरन यूरेनियम इंपोर्ट करने पर निर्भर होना पड़ रहा है। एकदम। ये पूरा चक्कर एक दूसरे पर किस तरह डिपेंडेंट है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। और इस पूरे चक्र को समझने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल उठता है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अगर एक्सट्रीम मौसम से बचने के लिए और अनस्टेबल तेल रास्तों पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को अपना आखिरी सहारा मान रहे हैं, तो क्या हम तेल के आयात की निर्भरता से निकलकर यूरेनियम के आयात की एक नई निर्भरता में तो नहीं फंस रहे? ये सोचने वाली बात है। कनाडा और बाकी देशों से ये उचित गुणवत्ता वाला यूरेनियम लाना क्या हमारी कूटनीति को एक नए बंधन में बांध रहा है? हम ऊर्जा की आज़ादी ढूंढने निकले थे, पर क्या हम बस एक पिंजरा छोड़कर दूसरे पिंजरे में तो नहीं जा रहे? ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर ना सिर्फ सरकारों को बल्कि हर जागरूक इंसान को ठोस सोच विचार करने की जरूरत है। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर पीता है। एक आज़ादी की तलाश में क्या हम नई बीड़ियां पहन रहे हैं? खैर, इस सवाल फिक्र के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इन अलग अलग लगने वाले मुद्दों के जुड़े हुए तार अब बेहतर समझ आने लगे होंगे। विशेष रूप से इस जानकारी को अपनी पढ़ाई और अपने आसपास के माहौल को नई नजरिए से देखने के लिए उपयोग में लाएं। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।